नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व क्या होता है, मतलब कि वी कर्व वी चक्र क्या होता है और क्यों वी चक्र का अध्ययन किया जाता है, किस किस के मध्य वी चक्र खींचा जाता है और ये वी चक्र वी कर्व बताता क्या है आप लोगों को, और वी चक्र वी जो कर्व है ये कैसे पावर फैक्टर को मतलब बताता है, पावर फैक्टर में बताता है, पावर फैक्टर बताता है और क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा में संबंध बताता है। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखोगे वी कर्व के बारे में आपको पता नहीं कि वी कर्व किसके बारे में खींचा जाता है, क्या संबंध बताता है और क्यों बताता है और कितने लोड पे बताता है, ये आप लोगों को भी बताने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए और अपने नोट्स में इसको ऐड करते चले जाइए, क्योंकि वी कर्व पर एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिंक्रोनस मोटर के जितने भी टॉपिक होंगे वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने 3 वीडियो पढ़ा दिया आप लोगों को, चौथा वीडियो चल रहा है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, ठीक है। और आज भी इस वीडियो में देखेंगे तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताएंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आएगा, वो पॉइंट भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे पर्सन किसी भी पेपर में खोल के देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। इसलिए इस सिंक्रोनस मोटर के बारे में भी ऐसा अधूरा ज्ञान क्यों रखें जो अपने को आते नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हार्ड बिल्कुल नहीं होती। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कैसे पढ़ें, अब कहोगे सर कैसे याद करें, इंटेलिजेंट कैसे बने, ये मैं आपको अगले वीडियो में इसके मतलब के सिलेबस की बिना आपको एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में मजबूत कैसे हों, किस प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ सकते हैं और अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व क्या होता है, वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ये देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से देखना, वी कर्व ऑफ इन सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इसमें देखते हैं वी कर्व क्या होता है। और बहुत इजी है, आप लोग इसको माइंड में डीपली बिठा लेते हो कि सर बहुत हार्ड है, डीपली चला जाएगा, नहीं बहुत इजी है। अब देखो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वी कर्व कहाँ होता है, किस मशीन में होता है, तो ऐसे मान लो वी कर्व सिंक्रोनस मशीन में ही खींचा जाता है। याद रखना, वी कर्व सिंक्रोनस मशीन में ही खींचा जाता है। एक तो ये बात आ गई, लिख लेना वी कर्व किस में होगा, वी कर्व मैंने आपको लिखा दिया, वी कर्व वैसे तो लिखा दिया है कि सिंक्रोनस मशीन में ही होता है। क्या संबंध बताता है, याद रखना संबंध क्या बताता है, मैं लिखा देता हूं यहाँ पे। वी कर्व संबंध क्या बताएगा, ये आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के संबंध बताता है। वी कर्व क्या बताएगा, आर्मेचर धारा, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट मतलब IA व फील्ड करंट, क्या दिखाएंगे, फील्ड करंट में IF के मध्य क्या दिखाएगा, संबंध बताता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका, काफी बार पूछा गया है, संबंध बताता है। एक तो ये आता है। अब देखो मतलब कि ये दोनों के मध्य, मैं शॉर्टकट में लिखूं, वी कर्व है किसके मध्य खींचा जाता है, ये लिख लो, वी कर्व है, वी कर्व IA व IF के मध्य खींचा जाता है। ये भी आपसे काफी बार पूछा जाएगा कि मध्य खींचा जाता है। अब वी कर्व देखो, वी कर्व मोटर पर स्थिर लोड रखेंगे। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, स्थिर लोड होगा, वोल्टेज स्थिर रहेंगे, गति स्थिर रहेगी, एक्साइटेशन बदलेंगे। 3 कंडीशन में आपको बताया कि नॉर्मल एक्साइटेशन बताई थी, एक ओवर एक्साइटेशन थी और एक अंडर एक्साइटेशन थी। तो ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन और मतलब कि नॉर्मल एक्साइटेशन से क्या होता है, पावर फैक्टर कैसे बदला था, पावर फैक्टर बदलता है। तो ये वी कर्व क्या बताएगा कि स्थिर लोड पर एक्साइटेशन बदलने से पावर फैक्टर कैसे बदलता है, ये कौन बताएगा आप लोगों को, ये वी कर्व बताएगा। वैसे तो आप लोगों को देखा कि पावर फैक्टर कैसे बदलेगा, वो लीडिंग धारा, लेगिंग धारा, वहां सब कुछ देखा था। तो यहाँ नॉर्मल रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार बदलता है, धारा का मान किस प्रकार बढ़ता है, ये कौन बताएगा आप लोगों को, ये बताएगा वी कर्व। तो लिख सकते हैं कि स्थिर लोड पर वी कर्व, लिख लो, स्थिर लोड पर ये एक्साइटेशन बदलने से पावर फैक्टर कैसे बदलता है, ये वी कर्व ही बताता है। लिख लेना, वी कर्व ही संबंध दिखाता है आप लोगों को। और वी कर्व केवल तुल्यकालिक मशीन में ही खींचा जाता है, बाकी मशीनों में नहीं, ठीक है ना।
वी कर्व है तुल्यकालिक मशीन में होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो ये किसके मध्य खींचेंगे, वी कर्व। मैं आपको एक छोटा डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो ये दो के मध्य बताया, किस किस के मध्य, आई एफ और आई ए के मध्य। यहाँ लिखेंगे आई एफ। आई एफ क्या है, फील्ड धारा। ये क्या है, आर्मेचर धारा। जो आप लोगों ने देखी कि आर्मेचर में जो धारा प्रवाहित करवाएंगे, आर्मेचर में जो 3 फेज सप्लाई देते हैं उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है आई ए। आई ए क्या है, आर्मेचर धारा है। आई ए क्या है, आर्मेचर धारा है। और आई एफ क्या है, आर्मेचर धारा किस में देंगे, स्टेटर में जो धारा जाती है वो। और आई एफ फील्ड धारा है। क्या है, फील्ड धारा है। ये कहाँ होती है, रोटर में जो धारा जाती है वो। अब दोनों में क्या संबंध था, ये अच्छी तरह पिछली वीडियो में देख लेंगे। आज दिखाता है कि दोनों में संबंध क्या होता है, ये जरूर बताएंगे आज यहाँ पे कि आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच संबंध क्या होता है। अब इतना आप लोगों ने देखा कि नॉर्मल एक्साइटेशन पर आर्मेचर धारा का मान निम्न होता है। नॉर्मल एक्साइटेशन पर आर्मेचर धारा सबसे कम होती है। तो बढ़ती कब है, अंडर एक्साइटेशन पर आर्मेचर धारा बढ़ती है। पिछली वीडियो में देखा, मैं लिख दूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं है, कि नॉर्मल एक्साइटेशन पर लिख लो कि नॉर्मल एक्साइटेशन पर क्या होगा। मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, फिर आपको रिवीजन करवा देता हूँ। आई ए का मान निम्न होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और अंडर एक्साइटेशन पर क्या होगा, अंडर एक्साइटेशन पर क्या होगा, आई ए का मान अधिक होता है। और ओवर एक्साइटेशन पे इसमें भी आई ए का मान अधिक होता है। दोनों कंडीशन में अधिक होगा। इसमें अधिक होगा लेगिंग में, इसमें अधिक होगा लीडिंग में, और इसमें अधिक होगा यूनिटी, इसमें कम से कम होगा यूनिटी पावर फैक्टर पर। तो देखो आप लोगों ने इस धारा के मान को बढ़ाया, माने पॉइंट टू पॉइंट बढ़ा रहे हो आप लोग। यहाँ से मैं आपको फिर दिखाता हूँ वी कर्व खींच कर कैसे होता है। ये आपको, आप इस धारा के मान को मैं डॉट डॉट दिखा देता हूँ कि ऐसे बढ़ाएंगे। ये आपकी आर्मेचर धारा, ये फील्ड धारा ऐसे दिखा देता हूँ, ये आपकी फील्ड धारा है, ठीक है। माना कि आपकी फील्ड धारा यहाँ पर पहुंची, तो आर्मेचर धारा, ये आर्मेचर धारा यहाँ पर आई है। मैंने आपको अभी सबसे कम होती है किसमें, यूनिटी पावर फैक्टर पर। तो एक कंडीशन आपकी ये आती है, देखो यहाँ से ये कंडीशन आई आप लोगों की, ये कंडीशन आई, ये यहाँ पे पहुंचे, तो ये कौन सा पावर फैक्टर हो गया, आप लोग इतना जानते हो ये कौन सा पावर फैक्टर है, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर है। नॉर्मल एक्साइटेशन पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है, यूनिटी होता है, कोस फाई। ये यूनिटी कोस फाई है, आगे समझ में। और ये आपके आर्मेचर धारा सबसे कम होगी, फील्ड धारा बढ़ाएंगे थोड़ी थोड़ी। और मान लीजिए नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल आई एफ है, नॉर्मल फील्ड धारा है। गौर से सुनना मेरी बातें। अब यहाँ देखो इधर बढ़ाएंगे तो नॉर्मल से क्या है, ज़्यादा ले जाएंगे, इधर बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा, ओवर धारा जाएगी, ओवर एक्साइटेशन जाएगा। और इधर घटाएंगे तो क्या होगा, अंडर एक्साइटेशन जाएगा। कि इसमें फील्ड धारा के मान को आप लोगों ने यहाँ से नॉर्मल से कम कर रहे हो या नॉर्मल से बढ़ा रहे हो, ये नॉर्मल है, इस पर आई ए का मान निम्न है। किस पे, यूनिटी पावर फैक्टर पर ये आई ए निम्न होता है, बहुत कम होता है। तो तीनों कंडीशन में सबसे कम धारा, आर्मेचर धारा कौन से एक्साइटेशन पर होती है, लिख लेना, नॉर्मल एक्साइटेशन पर आर्मेचर धारा निम्न होती है, सबसे कम होती है, ठीक है ना। और पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है नॉर्मल एक्साइटेशन पर। अब धीरे धीरे आप नॉर्मल से धारा के मान को कम करोगे या फिर अधिक करोगे। गौर से सुनना, धारा के मान को कम करेंगे, लिख लो यहाँ पे। अब धीरे धीरे अगली कंडीशन लिखो, या अब लिख लो आई एफ क्या है, फील्ड धारा, मैंने लिखवा रखा है। फील्ड धारा को नॉर्मल से कम करते हैं या अधिक करते हैं, दोनों कंडीशन देखते हैं। कम करते हैं या अधिक करते हैं आई एफ को, तो देखो यहाँ आई एफ को चाहे कम कर दो और चाहे आई एफ के मान को बढ़ा दो, आई ए बढ़ेगा, आई ए बढ़ेगी, लिख लेना ये बात। चाहे नॉर्मल एक्साइटेशन से धारा के मान को कम करो, कौन सी धारा, फील्ड वाइंडिंग की धारा, आई एफ के मान को, चाहे आप उसके मान को बढ़ाओ, लेकिन आर्मेचर धारा अवश्य ही बढ़ेगी, ठीक है। आर्मेचर धारा अवश्य बढ़ेगी। कम करेंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, अधिक करेंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। क्यों होगा, यह आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो देखो दिखाता हूँ, अब आप इसको, मैं आपको इसके कर्व खींचता हूँ, कैसे देखो, ये देखो आप यहाँ से कि आप लोगों ने इस मान को बढ़ाया तो आर्मेचर धारा बढ़ेगी। माना कि आप धीरे धीरे इसके मान को बढ़ाते जा रहे हो तो ये आर्मेचर धारा ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ये ऐसे। यहाँ पे इसको यदि कम करते हैं तो भी धारा बढ़ती है, तो भी धारा, आर्मेचर धारा बढ़ती है आप लोगों की, ये आर्मेचर धारा फिर बढ़ेगी आप लोगों की, ठीक है ना। फिर भी आपकी आर्मेचर धारा बढ़ेगी, कम करेंगे तो भी आर्मेचर धारा बढ़ेगी।
बराबर नहीं बढ़ रही है, ये बढ़ गई आपकी। ठीक है, अब आप लोगों ने धारा के मान को यदि कम किया है, धीरे धीरे कम कर रहे हो, तो फील्ड धारा तो कम हो जाएगी, नीचे और चले जाएगी, लेकिन आर्मेचर धारा बढ़ जाएगी। और इसमें आर्मेचर धारा बढ़ाएगा तो भी आर्मेचर धारा बढ़ जाएगी, दोनों कंडीशन बढ़ गई। अब देखो पावर फैक्टर जरूर मौजूद होगा यहाँ पे। यहाँ क्या होगा, इस दिशा में इसमें लैगिंग पावर फैक्टर होगा और इस दिशा में लीडिंग पावर फैक्टर होगा, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ लीडिंग धारा होगी, आई ए क्या होगी, लीड होगी, और यहाँ पे आई ए क्या होगी, लैग होगी। किससे, वोल्टेज से होगी। तो इस कंडीशन में कौन सी, इस कंडीशन की बात करें तो आई ए वी से लैग होती है और मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। इस कंडीशन में क्या होगा, आई ए वी से लीड होती है, या आप लोग पिछली वीडियो देख लेना, और मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अब पावर फैक्टर देखो, यहाँ धारा बढ़ाई तो यहाँ जीरो पावर फैक्टर होगा, यहाँ बिल्कुल कम से कम पावर फैक्टर दिखा देता हूँ, मान लीजिए जीरो पावर फैक्टर दिखा देता हूँ। फिर आप लोग धीरे धीरे पावर फैक्टर को सुधारने की कोशिश करोगे, जीरो से ऊपर ले जाओगे तो धारा बढ़ाओगे, इस धारा को वापस इधर ले जाएंगे कम से कम, तो फिर वापस ले जाएंगे तो कंडीशन क्या आएगी, यहाँ से फिर धारा का मान ये आई ए का मान यहाँ से, आई ए यहाँ से बढ़नी शुरू, आई ए बढ़ी है, देखो आई ए बढ़ी है ना, यहाँ से आई ए फिर बढ़ेगी और यहाँ पे इस दिशा में बढ़ाओ तो ये होगा, फिर आपकी कंडीशन ये आएगी, ये कंडीशन आएगी आप लोगों की। अब मैं दिखाता हूँ कैसे यह कंडीशन आती है। देखो ये कंडीशन आती है आप लोगों की, कैसे आती है, ये जीरो पावर फैक्टर मान लेते हैं। कौन सा पावर फैक्टर, ये जीरो पावर फैक्टर मान लेते हैं, मतलब कि पावर फैक्टर सबसे न्यून कम से कम पावर फैक्टर यहाँ आता है। फिर यहाँ 0.5, 0.25, 0.25, 0.7, और यहाँ ऐसे माने कि यूनिटी एक पावर फैक्टर के लगभग ये पहुँच जाता है। तो एक पावर फैक्टर होगा तो धारा यहाँ पहुँच जाएगी, वापस तुरंत यहाँ पहुँच जाएगी। तो इधर क्या होगा, इधर भी ये लीड पावर फैक्टर होगा, 0.5 यहाँ हो जाएगा, 0, 0.5, 0.25, 0.5, 0.75, और यहाँ पे 0.9 करके यहाँ 1 चला जाएगा। ये कंडीशन आती है। तो समझ गए आपको ये वी कर्व इसने क्या बताया, ये पूछे कि वी कर्व क्या बताता है, ये आई ए और आई एफ के बीच संबंध दिखाता है। पावर फैक्टर कैसे बदलता है वो देखा, पावर फैक्टर बदलता है कि धारा बढ़ेगी, देखो इस दिशा में आर्मेचर धारा बढ़ी तो पावर फैक्टर बिल्कुल जीरो की तरफ लैगिंग होता चला जाएगा, इस दिशा में धारा बढ़ी तो पावर फैक्टर जीरो की तरफ है। और फिर आर्मेचर धारा देखो बढ़ रही है, आर्मेचर धारा, फिर आप लोग इस धारा के मतलब कि इसमें धारा के मान को थोड़ा कम करोगे, देखो धारा पहले यहाँ पहुँच गए, फिर धारा को थोड़ा कम करेंगे, मतलब कि नॉर्मल की तरफ ले जाएंगे तो पावर फैक्टर सुधरेगा, नॉर्मल की तरफ ले जाएंगे तो पावर फैक्टर सुधरेगा, एक की तरफ जाएगा 0.5, 0, मतलब कि धारा धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, और एक पावर फैक्टर होते ही धारा यहाँ पे आ जाएगी तुरंत, क्योंकि ये धारा इसलिए यहाँ आ गई और ये धारा यहाँ पे आ गई तो एक धारा यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो आपका इस वी कर्व से क्या निष्कर्ष निकलता है कि वी कर्व फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने से पावर फैक्टर कैसे बदलता है और आई ए और आई एफ में क्या संबंध होता है, ये वी कर्व बताता है। अब मैं आपको पावर फैक्टर और आई एफ के बीच संबंध बताता हूँ कि पावर फैक्टर और आई एफ के बीच क्या संबंध होता है, थोड़ा सा और अच्छी तरह समझा देता हूँ, एक कर्व और बना के समझा देता हूँ आप लोगों को मैं। देखो एक कर्व और दिखाता हूँ आप लोगों को, किसके अंदर दिखाऊंगा आप लोगों को, आई एफ और कोस फाई। ये कोस फाई का समझ में नहीं आया होगा आपको को कि पावर फैक्टर सुधरता किधर है, बने सुधरेगा जीरो की तरफ जाएगा तो पावर फैक्टर घटेगा, और जीरो से एक की तरफ जाएगा तो पावर फैक्टर सुधरता चला जाएगा, इधर से भी जीरो से इधर आएगा तो पावर फैक्टर सुधरेगा। अब कैसे घटेगा देखो मैं दिखाता हूँ, एक कर्व और दिखा देता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको को, यहाँ से देखो ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से ये आई एफ फील्ड करंट और ये आपका कोस फाई, गौर से सुना मेरी बात। अब मान लीजिए कि आपका पावर फैक्टर क्या है, एक है, क्या है पावर फैक्टर आपका एक है, मैं यहाँ से यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर एक की बात करता हूँ, कोस फाई यहाँ से ले जाता हूँ इसको मैं, यहाँ से एक पावर फैक्टर है, ठीक है। और आई एफ का मान ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये आई एफ का मान ये नॉर्मल आई एफ है, मतलब नॉर्मल एक्साइटेशन है, ठीक है। ये अब आप लोगों ने नॉर्मल से आप किधर जाओगे, नॉर्मल से इधर जाएंगे तो क्या होगा, ओवर एक्साइटेशन होगा, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, अंडर एक्साइटेशन होगा, ठीक है ना। अब आप दोनों ही दिशा में देखो, ये एक संबंध तो ऐसे था, लेकिन आई एफ और मतलब कि फील्ड धारा और इसमें कोस फाई में क्या संबंध होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखो अब इधर से चलेंगे, इधर से चलो, आप लोगों ने इसको बढ़ाया, देखो आप लोगों ने किसको बढ़ाया, आप लोगों ने इस एक्साइटेशन को ओवर किया तो पावर फैक्टर लीडिंग की तरफ ऐसे घटेगा पावर फैक्टर, मतलब कि पावर फैक्टर से लीडिंग करो धारा को चाहे लेगिंग करो, पावर फैक्टर घटता ही है। यदि आप इसको इधर ले जाते हो तो पावर फैक्टर ऐसे घट जाता है, धीरे धीरे बढ़ाओगे, ऐसे इसको बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, मतलब कि फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर लीडिंग दिशा में घटता चला जाएगा। और अब कहोगे सर
इस एक्साइटेशन को कम करते हैं, धारा के मान को कम करते हैं इस दिशा में, तो इसको 0 से इधर कमाना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये लैगिंग की तरफ कमाता है और ये लीड की तरफ कमाता है। समझ गए? तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि फील्ड करंट को आप चाहे बढ़ाओ और चाहे आप घटाओ, पावर फैक्टर घटता ही है, बढ़ता नहीं है। बढ़ेगा कब, जब आप इसको एक की तरफ ले जाएंगे। अब आप कहोगे सर इस धारा को घटाएंगे तो वापस ये पावर फैक्टर लीड इधर आएगा, इस धारा को इधर ले जाएंगे नॉर्मल की तरफ, ये धारा मानेंगे नॉर्मल धारा आप मान लो कि यहाँ से 10 एम्पीयर चल रही है, 10 से 11 करेंगे तो पावर फैक्टर घटेगा और 10 से 9 करेंगे तो पावर फैक्टर घटेगा। तो IF व पावर फैक्टर में भी संबंध होता है। अब पूछा जाएगा यदि एक्साइटेशन के मान को बढ़ाया जाता है तो पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, पावर फैक्टर घटता है। यदि और करेंगे तो घटेगा और अंडर करेंगे तो भी घटेगा, और करेंगे तो लीडिंग की तरफ घटेगा और अंडर करेंगे तो लैगिंग की तरफ घटेगा। दोस्तों ये तो था आपका वी कर्व। और अब देखने वाले हैं कि मोटर में टार्क क्या होता है, टार्क कहाँ उत्पन्न होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अभी जो पढ़ाने वाला हूँ मोटर में टार्क, सिंक्रोनस मोटर में टार्क की बात, टार्क कितने प्रकार का होता है और कैसे क्या होता है उसकी बातें कर लेते हैं। टार्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ये देखने वाले हैं। अब वैसे देखा जाए तो टार्क क्या होता है, वह बल जो मोटर को घुमाता है, इसको घुमाव बल कहते हैं। ये अर्धव्यास और बल के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। अब सिंक्रोनस मोटर में टार्क 4 प्रकार से होता है। ये आपको मैंने टार्क की परिभाषा बताई कि वह बल जो मोटर को घुमाता है, उसकी दूरी पर घुमाता है, उसको टार्क कहते हैं। टार्क अर्धव्यास, दूरी जो होता है, जो पुली होती है या जो शाफ्ट है उसके अर्धव्यास और बल के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसकी इकाई न्यूटन मीटर होती है। क्योंकि मैं टार्क को 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ। मैंने इंडक्शन मोटर में पढ़ाया टार्क, मैंने डीसी जनरेटर में टार्क पढ़ाया, डीसी मोटर में टार्क पढ़ाया, सब कुछ एक्सप्लेन कराया कि टार्क कितने प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर में टार्क 4 प्रकार से होता है। क्या लिखेंगे, यहाँ टार्क 4 प्रकार से होता है या 4 प्रकार का होता है, इसे लिख लो, 4 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से 4 प्रकार पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। एक तो होता है स्टार्टिंग टार्क जो मोटर को चलाता है, एक होता है स्टार्टिंग टार्क, एक होता है आपका रनिंग टार्क, तीसरा होता है पुल इन, और एक होता है पुल आउट टार्क। 4 प्रकार से पढ़ेंगे टार्क को, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। अब देखो चारों टार्क पढ़ने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ डायग्राम में क्या होता है। ये टार्क आप लिख लेना और आपको डायग्राम दिखा देता हूँ छोटा सा। देखो कैसे होगा, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का आर्मेचर है, एक बात होगी। और ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का मैं रोटर दिखा देता हूँ, 2 पोल का रोटर दिखा देता हूँ। लगभग सैलिएंट पोल टाइप ही रोटर में प्रयोग किए जाते हैं, याद रखना बात। ये 2 पोल का रोटर दिखा दिया। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपकी वाइंडिंग होगी। बहुत अच्छी बातें बताऊंगा और काफ़ी बार परीक्षा में पूछी भी गई हैं। यहाँ आपकी कौन सी वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। इस पर भी वाइंडिंग होती है। यहाँ क्या देंगे, डीसी देंगे। ये कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है। ये क्या आपका स्टेटर है या आर्मेचर मान लेते हैं। ये आपका क्या है, रोटर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो आप लोग इतना जानते हो स्टेटर में क्या बनते हैं, पोल बनते हैं। मानना कि आपका ये पोल 1 है, ये पोल एक ही पोल दिखाता हूँ, ये एन पोल बना। और ये क्या है, ये पोल तो बदलते रहते हैं। ये पोल क्या है, ये आपका एस पोल मान लेता हूँ, ये एन पोल मानता हूँ। ये क्या है, स्थिर चुंबक होता है, क्योंकि डीसी से क्या मिलेगा आपको, स्थिर चुंबक मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि ये रोटर स्थिर चुंबक की भांति कार्य करता है। रोटर क्या करेगा, स्थिर चुंबक। काफ़ी बार ये भी पूछा गया है सिंक्रोनस मोटर में स्थिर चुंबक कहाँ होती है, क्योंकि स्थिर जो चुंबक की शक्ति बदलती नहीं है, ठीक है ना। स्थिर चुंबक की भांति कार्य करता है रोटर, स्थिर चुंबक की भांति कार्य करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मोटर सिंक्रोनस स्पीड भी चल रही है। गौर से सुनना, मोटर सिंक्रोनस स्पीड भी चल रही है। इसको डीसी दिया, इसको क्या देंगे, यहाँ एसी देंगे। आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। मैंने एक ही पोल दिखा है,
या कि ये क्या है, ये इंटरलॉकिंग है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक लॉकिंग है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो रही है यहाँ पे इसके मध्य रोटर पोल और स्टेटर पोल के बीच, और ये हो रही है अपनी मैग्नेटिक लॉकिंग हो रही है, जिससे मोटर एनएस गति पर घूमती है। एनआर का मान भी क्या होगा, एनएस के बराबर होगा सिंक्रोनस मोटर में। ऐसा आप लोग जानते हो, सब कुछ देख चुके आप लोग। अब आप लोग धीरे धीरे मोटर के शाफ्ट पर लोड डालोगे, तो लोड डालेंगे एन का, मतलब कि रोटर की स्पीड कुछ कम होगी, ठीक है ना। तो दो चीज़ें आती है यहाँ पे, देखो एक चीज़ तो आप लोग ये समझना कि ये एन है और ये आपका एस पोल मान लेता हूँ, ये एस पोल। यहाँ जो लाइन होगी, देखो दो बातें आगे आपके गौर से समझाऊंगा, काफ़ी बार पूछा गया है। ये लाइन है ये, क्योंकि यही लाइन तो रोटर पोल की है और यही लाइन स्टेटर पोल की है, और यहाँ से मैग्नेटिक लॉकिंग होगी। तो ये जो एक्सिस है, ये मैग्नेटिक लॉकिंग एक्सिस कहलाती है। मैग्नेटिक लॉकिंग कि इस रेखा पर दोनों का मैग्नेटिक लॉकिंग है। कौन सी रेखा पर, इस रेखा पर, कौन, ये रेखा दोनों की, यही रेखा घूमती रहेगी और मैग्नेटिक लॉकिंग होती रहेगी। अब जैसे कि आप लोग दिखाता हूँ, दो पोल में फिर दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप गौर से सुनना। जैसे कि एक पोल तो ये एन है रोटर का, और ये पोल है आपका स्टेटर का, ये पोल आपका स्टेटर का है, ये रोटर का है और ये भी स्टेटर का है, और ये पोल आप लोगों का एन है। दो पोल दिखाया आप लोगों को मैंने। ये जो रेखा थी यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो रेखा आई है, ये कौन सी रेखा है, इस रेखा पर तो ये दोनों क्या है, ये मैग्नेटिक लॉकिंग है। अब आप लोग धीरे धीरे इस पर लोड डालोगे, ये एन एस था और ये एन था, इंटरलॉकिंग है दोनों की, मैग्नेटिक लॉकिंग है। अब धीरे धीरे आप इस पर लोड डालोगे तो इसकी गति कम हुई है, क्या है, एन आर है, और इसकी गति क्या है, एन एस है। ये गति क्या है, इसमें जो चुंबकीय फलक घूम रहा है उसकी गति एन एस है और इसकी गति एन आर है, लेकिन दोनों बराबर हैं। मोटर में दोनों बराबर रहते हैं, कोई स्लिप का मान नहीं होता, दोनों बराबर हैं। अब आप लोग मोटर पर लोड डालोगे, मोटर पर लोड डाला जाता है, लोड डाला जाता है तो क्या होता है, एन आर का मान कम होता है, एन आर, रोटर की स्पीड कम होती है। और ये मोटर कभी नहीं चाहती कि रोटर की स्पीड कम हो, कभी नहीं चाहती। मोटर ये चाहते हैं कि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस गति के बराबर हो, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लोड बढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे आप लोड बढ़ाओगे, लोड बढ़ाया तो एन आर का मान कम हुआ कि नहीं हुआ, कम होगा। अब जो भी कम होगा तो ये तो अपनी गति पे मानेंगे 3000 आरपीएम में घूम रहा है और ये भी 3000 आरपीएम से घूम रही है, तो अगली कंडीशन क्या आएगी, अगली कंडीशन ये आएगी, ये एन रहेगा और ये आपका एस रहेगा, ठीक है ना। और ये जो रोटर दिखाता हूँ ये कैसे आ जाएगा, इसकी मानेंगे गति ऐसे आ गई, ये ऐसे आ गई इसकी गति। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन थी, ये आपकी ये लाइन थी, ये कैसी थी, ये इस लाइन पे मैग्नेटिक लॉकिंग था, लेकिन अब जो लाइन इसकी, दूसरी लाइन इसकी बनी है रोटर की, ये लाइन जो बनी है यहाँ पे, ये लाइन होगी इस रोटर की। तो बोला दोनों पोलों में ये एस था और ये एन है, ठीक है ना, ये एन था, दोनों में मैग्नेटिक लॉकिंग था। लेकिन अब क्या होगा, रोटर की स्पीड कम हो गई, किसके कारण, लोड के कारण कम हुई है। तो इस कोण को क्या कहेंगे, ये जो कोण बना दोनों में, इस कोण को कहेंगे एल्फा। एल्फा कोण मैंने आपको बताया था, ये कोण क्या है, एल्फा कोण कह सकते हैं। और इस कोण को और क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन कोण कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, रिटार्डेशन कोण कह सकते हैं, एल्फा कोण कह सकते हैं, लोड कोण कह सकते हैं, लोड कोण भी हो सकता है, लोड एंगल होता है। कहेंगे कपलिंग, क्योंकि दोनों की कपलिंग इसी कोण पे थी, कपलिंग कोण कह सकते हैं इसको। और अब बताओ, कपलिंग रिटार्डेशन कोण जो एल्फा कोण है, इसका मान कैसे बदला, लोड के कारण बदला है। इसका मान कैसे बदला, लोड के कारण बदला है। तो कह सकते हैं ये कोण एल्फा कोण, इसमें क्या होगा, एल्फा कोण समानुपाती लोड हो गया। लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाया तो एल्फा कोण बढ़ गया, ठीक है ना। लोड एल्फा कोण कब बढ़ेगा, जब लोड बढ़ाएंगे, और एल्फा कोण कब घटेगा, जब लोड घटाएंगे। एल्फा कोण का मान 0 कब होगा, जब नॉर्मल इस पर कोई लोड नहीं होगा और दोनों की मैग्नेटिक लॉकिंग सही रहेगी। अब देखो यहाँ जो इसकी गति है, इसकी गति है इस कोण, दोनों की बात करें, यहाँ जो इसकी गति है उस गति की, तो मोटर में देखो क्या होगा, मोटर अब टार्क उत्पन्न करेगी, मोटर अब टार्क उत्पन्न करेगी, क्योंकि इसमें जो लोड बढ़ाएंगे तो मोटर में टार्क उत्पन्न होगा, क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक लॉकिंग टूट न जाए, मोटर बंद न हो जाए, इसका मोटर में टार्क उत्पन्न होगा। तो ये पूछा जाता है कि मोटर में अधिकतम टार्क कब उत्पन्न होता है, क्योंकि पहले तो टार्क की जरूरत नहीं थी, पहले तो ये जो ये चुंबकीय फ्लक्स था यही तो इसको घुमा रहा था, इसी से तो टार्क उत्पन्न था। लेकिन अब रोटर में ये जो रोटर है, ये टार्क, इसमें मोटर में टार्क कब उत्पन्न होगा,
जब इस पर कोण का मान उत्पन्न हो जाएगा तो मोटर में टार्क उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। वो टार्क क्या करेगा, इसको वापस घुमा के इसकी दिशा के बराबर लेके आएगा, मैग्नेटिक लॉकिंग के बराबर लेके आएगा। तो ये पूछा जाता है कि मोटर में अधिकतम टार्क कब उत्पन्न होगा। अधिकतम टार्क होगा जब अल्फा का मान 90 डिग्री होगा। याद रखना, अल्फा का मान 90 डिग्री होगा तो मोटर में अधिकतम टार्क उत्पन्न होगा। अधिकतम टार्क काफी बार पूछा गया है। रिटार्डेशन कोण का मान 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, मोटर में अधिकतम टार्क उत्पन्न होगा और वो टार्क इस रोटर को घुमा के यहाँ लाने की कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक लॉकिंग कहीं टूट न जाए और मोटर बंद न हो जाए। लेकिन फिर भी बात आती है, आप लोग धीरे धीरे लोड को बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे लोड को बढ़ाते ही चले जाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे लोड को बढ़ाएंगे तो इस जो कोण का मान अधिक होगा और मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से हट जाएगी, इस रोटर की स्पीड, ठीक है ना। लोड बढ़ाएंगे तो क्या होता है, लोड बढ़ाने से क्या होगा, अब मैं आपको वो कंडीशन दिखाता हूँ। लोड बढ़ाया आप लोगों ने, कब बढ़ा, लोड बढ़ाते चले जाएंगे, फिर बढ़ाएंगे आप लोग, फिर बढ़ाएंगे आप लोग, तो क्या होगा, NR का मान NS से हट जाएगा, ठीक है ना, हट जाएगा। ये NS से कम, बहुत कम हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी, मोटर रुक जाएगी। ये कंडीशन आती है, ठीक है ना। तो लोड बढ़ाने से अल्फा कोण का मान उत्पन्न होता है। जो अधिक लोड बढ़ाएंगे तो अधिकतम टार्क उत्पन्न होने के बाद यदि आप लोड बढ़ा देते हो तो मोटर रुक जाती है और मैग्नेटिक लॉकिंग टूट जाती है। क्या होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग टूट जाती है। तो अब ये जो टार्क उत्पन्न हुआ, ये 4 टार्क मैंने आपको बताए थे। तो चारों टार्कों की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग टार्क किसे कहते हैं। परिपूर्ण वोल्टेज दिया जाता है तो रोटर में टार्क उत्पन्न होता है। वो टार्क क्या करता है, रोटर में टार्क किसके कारण उत्पन्न हुआ, इस फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ, तो मोटर को घुमाता है। तो लिख सकते हैं स्टार्टिंग टार्क की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जब मोटर पर पूर्ण वोल्टेज दिया जाता है तो रोटर में टार्क उत्पन्न होता है। और टार्क कैसे होगा, टार्क उत्पन्न होगा और मोटर मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण टार्क उत्पन्न होगा। वो इसमें रोटर में टार्क उत्पन्न होगा। टार्क उत्पन्न से क्या होगा, मोटर मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण NS गति पर चलना शुरू कर देती है। याद रखना, मोटर मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण NS गति पर, सिंक्रोनस गति पर चलना शुरू कर देती है, जिसे स्टार्टिंग टार्क कहते हैं। वो टार्क क्या होगा, मोटर को घुमाया, जिसे स्टार्टिंग टार्क कहते हैं। और स्टार्टिंग टार्क का मतलब ये, स्टार्टिंग टार्क का दूसरा नाम एक और हो सकता है। यहाँ से जो टार्क उत्पन्न होगा उसका कहते हैं ब्रेक वे टार्क होता है, ब्रेक वे टार्क कहते हैं इसको। स्टार्टिंग टार्क को ब्रेक वे टार्क के नाम से भी जानते हैं। एक टार्क आपका ये होता है। दूसरा टार्क मैंने आपको बताया रनिंग टार्क, वह टार्क जो मोटर को कंटिन्यू घुमाता रहता है, ठीक है ना। वो टार्क किससे उत्पन्न होगा, इस घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स से उत्पन्न होगा। किससे होगा, घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स से उत्पन्न होगा, जो मोटर को कंटिन्यू घुमाता रहेगा। तो इसका टार्क तो काम नहीं है, इसको इंटरलॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग कर ली और घुमाता रहेगा। तो कह सकते हैं वह टार्क जो मोटर को कंटिन्यू अवस्था में चला रखता है उसको रनिंग टार्क कहते हैं। और दूसरा टार्क होता है, एक होता है पुल इन टार्क। मैंने आपको बताया एक टार्क था पुल इन और एक पुल आउट, दो टार्क। पुल इन टार्क वो होता है कि मोटर के, लिखना, रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के अंदर ही रहती है और टार्क उत्पन्न होता है। रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड में रहकर जो टार्क उत्पन्न होता है वो पुल इन टार्क कहलाता है। रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से बाहर होकर टार्क उत्पन्न करती है, वह पुल आउट टार्क कहलाता है। तो मोटर कौन से टार्क के से अधिक होने पर रुक सकती है, याद रखना, मोटर कौन से टार्क से अधिक होने पर रुक सकती है, पुल आउट टार्क होने से रुक सकती है। क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड से बाहर, यहाँ देखो ये मैंने आपको बताया, ये इसकी सिंक्रोनस स्पीड से टूटेगी। इसकी गति तो मान लीजिए सिंक्रोनस, इस चुंबकीय फ्लक्स की गति कैसी थी, सिंक्रोनस थी, और इसकी गति NR थी। दोनों NR NS बराबर थे, लेकिन ये अब इसकी गति से कुछ पीछे हट गए। रोटर गति से पीछे हटना शुरू हो गया। रोटर इसी पीछे हटेगा तो क्या, पुल आउट टार्क, यहाँ जो टार्क उत्पन्न होगा वो पुल आउट टार्क होता है। लेकिन पुल आउट टार्क भी मोटर को जब नहीं घुमा पाता तो मोटर रुक जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस टार्क के अधिक होने से मोटर रुक सकती है। स्टार्टिंग टार्क के अधिक होने से मोटर चल सकती है, रनिंग टार्क के अधिक होने से मोटर चलती रहती है, पुल इन टार्क के अधिक होने से मोटर लोड लेती रहती है, और पुल आउट टार्क के अधिक होने से मोटर रुक भी सकती है। क्योंकि मोटर के रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से टूट जाती है और मोटर रुक जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि मोटर में स्लिप का मान नहीं होता है। जब तक मोटर NS NR बराबर रहेगी तो मोटर आसानी से चलती रहेगी। जब मोटर पर सामान्य से अधिक लोड डालेंगे तो पुल आउट टार्क होगा और मोटर रुक सकती है। तो दोस्तों ये तो था आपका टार्क। एक वीडियो और बचा है सिंक्रोनस मोटर के बारे में, मेरी वीडियो मतलब कि आपका ये मोटर का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। हंटिंग दोष बचा है और सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर में कुछ अंतर बचे हैं, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बस ये लगभग आपका इतना टॉपिक बचा है। तो अगले वीडियो में मोटर के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर
उससे आगे वीडियो में आप कहोगे, आपकी डिमांड होगी, वो चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।